ये सत्र मुख्यतः प्रश्नोत्तर के लिए है, तो इसलिए मैं कुछ लंबी बात नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना ही कि बिहार में आज स्वराज अभियान की जो शुरुआत है, वो शुरुआत दिखाती है कि कितनी व्यग्रता है बिहार में, कि कितनी बेचैनी है बिहार में, कितनी ऊर्जा है बिहार में, कितनी आशा है बिहार में। आज बिहार की राजनीति में एक तरह की विकल्पहीनता नजर आती है। एक तरफ सामाजिक न्याय का झंडा उठाने वाले और पिछले 25 वर्ष में बिहार को कई मायनों में बर्बाद करने वाली शक्तियां हैं, दूसरी तरफ भगवा झंडा उठाए अतीत में और भविष्य में हिंदुस्तान को बर्बाद करने का मंसूबा लिए शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में बिहार को लगता है कि क्या कोई विकल्प है? स्वराज अभियान और कुछ नहीं। स्वराज अभियान केवल एक संकल्प है। स्वराज अभियान केवल एक अटूट विश्वास है कि विकल्पहीन नहीं है बिहार। एक नए वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करना, एक नई वैकल्पिक राजनीति का निर्माण करना हमारा धर्म है। और इस देशव्यापी प्रयास में बिहार से हमें ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, उसकी तलाश में हम आए। बस इतना ही अभी कहना चाहूंगा। प्रशांत जी से कहूंगा कि अगर वो कुछ इसमें जोड़ना चाहें। आपका नहीं, अब सवाल जवाब हो सकते हैं। आप लोग के अगर कुछ सवाल हो तो पूछिए, उनके जवाब जो भी मुझे आपका सवाल है कि आपने बात की कि विकल्पहीनता की स्थिति है बिहार तो आप लोग राजनीतिक स्वराज संवाद लेकर के आए हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप होगा, तो क्या ये माना जाए कि बिहार चुनाव के पहले तक कोई राजनीतिक दल का स्वरूप आप सामने लेकर आएंगे? और क्या आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे तीसरे मोर्चे जैसी कोई बात, या बिल्कुल अलग से एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे? और क्या दूसरा सवाल ये है, दोबारा सवाल करता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के साथ भविष्य में किसी तरह का कोई संबंध आपका होगा? इतने सारे सवाल एक चीज में। मैं 2-3 बात कह दूं। पहला ये कि स्वराज अभियान कोई गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन नहीं है। हम राजनीतिक हैं। पहले दिन से हम एक राजनीतिक आंदोलन हैं। वैकल्पिक राजनीति की जमीन तलाश करना और तैयार करना हमारा उद्देश्य है। तो इस लिहाज से हम ये कोई दावा, कोई ऐसी गलतफहमी नहीं फैलाना चाहते कि राजनीति नामक चिड़िया से हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, हमने गुड़गांव में हजारों कार्यकर्ताओं की खुली बातचीत के बाद फैसला किया था कि फिलहाल राजनीतिक दल बनाने का और राजनीतिक दल बना के चुनाव लड़ने का हमारा इरादा नहीं है। ये सब लोगों के बीच सहमति से तय हुआ था और ये तय हुआ था कि कुछ समय ऊर्जा इकट्ठी करने के बाद, विचार मॉडल इकट्ठे करने के बाद, एक लोकतांत्रिक संगठन का उदाहरण बनने के बाद हम बैठ के दोबारा अपने आगे की दिशा तय करेंगे। बिहार का चुनाव इस बीच में आ रहा है। हमारा ये फर्ज बनता है, ऐसी इस विकल्पहीनता की स्थिति में हमारा एक राजनीतिक अभियान होने के नाते फर्ज बनता है कि हम इसमें दखल दें, हम इसमें एक दस्तक दें, हम इसमें एक सार्थक हस्तक्षेप करें। अब वो सार्थक हस्तक्षेप आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में उसकी शक्ल क्या होगी,
उसका फैसला दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग क्यों लें? उसका फैसला दिल्ली से आए हुए 3 मेहमान क्यों लें? जो स्वराज की भावना है वो भावना ये है कि इसका फैसला, ऐसे बड़े सवालों का फैसला जमीन पे काम कर रहे हमारे कार्यकर्ता स्वयं लें, उनसे जुड़ा हुआ नेतृत्व स्वयं लें। तो हम जो करने वाले हैं वो ये कि परसों 2 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें इस तरह के सवालों पर कुछ सामान्य नियम और कसौटियां हम बनाएंगे अपने सभी साथियों से राय करके। उन कसौटियों के आधार पे बिहार के साथी तय करेंगे कि उसमें किस तरह की का हस्तक्षेप वो कर सकते हैं। इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। हस्तक्षेप ये भी हो सकता है कि बिहार के बारे में एक घोषणा पत्र बनाया जाए जो जनता का घोषणा पत्र हो। हस्तक्षेप चेतना का हो सकता है, हस्तक्षेप चेतावनी का भी हो सकता है। जो दागी उम्मीदवार हैं, जो अपराधी छवि के लोग हैं, उनके बारे में जनता को जागरूक करना। हस्तक्षेप चौकीदारी का भी हो सकता है कि चुनाव के दौरान धन का, बाहुबल का, दारू का जो इस्तेमाल होता है उसे रोका जाए। हस्तक्षेप ये भी हो सकता है कि कुछ बेहतर किस्म के उम्मीदवारों को, संगठनों को, आंदोलनों को समर्थन दिया जाए। अब इसमें क्या करना चाहते हैं, कुछ कसौटियों के आधार पे ये फैसला हमारे बिहार के साथी करें। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बार बार आना था, इसलिए मैंने सोचा एक ही बार इसका पूरा उत्तर दे दिया जाए। आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी के साथ अगर आप दिल्ली भी कह दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दिल्ली के एक क्षेत्रीय दल का नाम है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी अपनी मणिपुर में भी एक ब्रांच खोल के रखते हैं, जैसे उनकी एक महाराष्ट्र में भी ब्रांच होती है आरजेडी की, किसी को पता नहीं होता लेकिन होती है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी अपनी बिहार में एक ब्रांच खोल के रखेगी, सब तरफ करेगी, लेकिन वो एक दिल्ली का क्षेत्रीय दल है। अब दिल्ली के क्षेत्रीय दल से संबंध की स्थिति तो दिल्ली में जाके ही बनेगी ना, और कहां बनेगी। और कोई प्रश्न? इधर से कोई सवाल था ना, आप कोई पूछ रहे थे यहाँ पर? हाँ, माइक। अच्छा, माइक जी। केजरीवाल जी के भी 100 दिन हो गए, जिस तरह मोदी सरकार के 1 साल हो गए हैं, तो किस तरह दोनों के कामकाज को आप है? हमने बार बार कहा है कि 100 दिन किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। जब मोदी जी के 100 दिन हुए थे तब भी हमने यही कहा था, किसी भी सरकार को समय देना चाहिए। ये सरकार वैसे भी काफी उठापटक से गुजरी है पहले 100 दिन के अंदर, तो इन्हें समय दीजिए, थोड़ा शुभकामना भी दीजिए, कम से कम मैं तो दूंगा। मोदी जी के 1 साल के बारे में टिप्पणी करी जा सकती है। देखिए, ये मोदी जी की सरकार किस आधार पर आई थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। अगर आप इस कसौटी पर ही देखें तो ये ठीक है कि कोई बहुत बड़ा घोटाला अभी मोदी जी की सरकार का उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि इन घोटालों को उजागर होने में समय लगता है। सीएजी का ऑडिट होता है, तब घोटाला बाहर आता है। लेकिन जितने भी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ के संस्थाएं हैं इस देश में, चाहे वो लोकपाल को ले लीजिए, लोकपाल का कानून बने 1.5 साल हो गया, मोदी जी की सरकार ने आज तक लोकपाल का गठन नहीं किया। चाहे वो लचर लोकपाल है, लेकिन उसका भी गठन नहीं किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 3 कमिश्नर्स होते हैं, 2 पोस्ट पिछले 8 महीने से खाली है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की भी उनकी नियुक्ति नहीं करी गई। और अभी हाल में इनकी जब मीटिंग हुई तो ये पता लगा कि जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट बनाई है उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो एक बहुत ही भ्रष्ट इनकम टैक्स के अधिकारी का है, जो कि ब्लैक मनी की जो इंफॉर्मेशन आई थी स्विट्जरलैंड की HSBC बैंक की, उसके ऊपर बैठे रहे।
जो कि रंजीत सिन्हा से चुपके अपने उनके घर जाकर मिलते रहे, क्योंकि रंजीत सिन्हा इनकी तहकीकात कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही थी। अभी ये ठीक है कि टल गया है, रुक गया है, क्योंकि मैंने एक चिट्ठी लिखी इसके बारे में, तो शायद डर के अभी रुक गया है मामला, लेकिन कोशिश पूरी करी जा रही थी। इसी तरह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 4 वैकेंसीज बनी हुई हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वैकेंसी बनी हुई है, उस पर कोई नियुक्ति पिछले 8 महीने से नहीं करी गई, 9 महीने से, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय की भी कोई सूचना आज किसी भी नागरिक को नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की सूचना का अधिकार सिर्फ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को देने का है। तो एक लचर आदमी को सीबीआई का चीफ बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स में भी सरकारी हस्तक्षेप करने की कोशिश करी जा रही है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाकर। तो और जहां तक काले धन की बात है, ना तो काला धन कोई वापस आया, और वही अधिकारी जो काले धन की इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठा हुआ था, उसी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैंने ये बोला था मोदी साहब से कि अगर आप काले धन को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले जो काला धन घूम के हिंदुस्तान में ही इन्वेस्ट हो जाता है उसको तो बंद करिए, जो कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा, या जो मॉरिशस, स्विट्जरलैंड में कंपनियां बनाकर लोग यहाँ पैसा भेज देते हैं हिंदुस्तान में, जिसमें किसी को पता भी नहीं लग सकता कि किसका पैसा है, उसको तो रोकने का काम करिए। वो सब कुछ नहीं कराया। दूसरा, जो हमारे जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एनसीईआरटी, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इन सब का भगवाकरण और ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर तैनात किया जा रहा है जो कि इस देश को बिल्कुल अंधविश्वास के में ढकेलना चाहते हैं। हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक ज्योतिष के पास जाकर अपना हाथ दिखाकर कहती हैं कि मेरा हाथ देखकर बताओ कि मैं राष्ट्रपति कब बनूंगी। ऐसे ऐसे लोग हमारे शिक्षा के संस्थानों के ऊपर बैठा दिए गए हैं। और साथ में ये सांप्रदायिक दंगे, चाहे सरकार उसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं कर रही है, सरकार तो चुपचाप बैठी देख रही है, लेकिन जितने भी ये संघ परिवार से जुड़े हुए संगठन हैं, ये सब जगह इस तरह का सांप्रदायिक जहर घोलने का जगह जगह कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि फरीदाबाद में, उससे पहले मुजफ्फरनगर में, उससे पहले दिल्ली में भी जगह जगह ये सब हो रहा है। तो इसलिए, और साथ में कांग्रेस ने देखिए बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी किए जो जनता के हक में थे। भूमि अधिग्रहण के कानून को बदला, जो पुराना 19वीं शताब्दी का कानून था उसको बदला गया। 2013 में नया कानून लाया गया। उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें कही गई। एक तो ये कहा गया कि कोई भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी के लिए अगर भूमि अधिग्रहण करी जाएगी तो उसमें 70% या 80% लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने बोला कि उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा कि जिस लिए ये जमीन ली जा रही है उससे कोई सार्वजनिक हित होगा क्या। अब भाजपा सरकार ने आते ही ऑर्डिनेंस के जरिए उसको खत्म करने की कोशिश करी, और अभी कल या परसों तीसरी बार वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जो कि बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है। बार बार उस पर ऑर्डिनेंस जारी करना, जबकि संसद में उसको नहीं पास करा सकते वो जो अमेंडमेंट लाए हैं, लेकिन फिर भी बार बार ऑर्डिनेंस ले आते हैं। बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। नरेगा को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है।
जैसे मैंने बोला, सूचना के अधिकार को तो इसी तरह से खत्म कर रहे हैं कि वहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति न करी जाए। तो कांग्रेस ने ये सब कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन उन सबको भी खत्म करने की कोशिश, जिससे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, उनका मुनाफा तेजी से बढ़ सके, उस तरह के काम ये सरकार कर रही है। तो इसलिए इनकी रिपोर्ट कार्ड तो कोई अच्छी नहीं है। ये ठीक है कि आज जो कॉरपोरेट जगत है वो ये कह रहा है कि बड़ा अच्छा इनका 1 साल का काल हुआ, क्योंकि उन्हीं का फायदा कराने की, आम आदमी की कमर तोड़ के कॉरपोरेट जगत का फायदा कराने की नीतियां चलाने की कोशिश करी जा रही है। धन्यवाद प्रशांत जी। और कोई सवाल इधर किसी का? जी, कार्यकर्ता का भी रहने दीजिएगा, अभी तो आपसे बात होगी, जरा मीडिया वालों से बात हो जाए। प्रशांत भूषण जी से सवाल है। जी बोलिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो कांग्रेस की बी टीम यही आती थी। आपका स्वराज अभियान, आज आप कांग्रेस पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, तो क्या स्वराज अभियान को कांग्रेस की बी टीम ऐसा है, वैकल्पिक राजनीति का एक मापदंड ये होता है कि ईमानदारी की बात कहिए, जो सही बात है वो कहिए, चाहे उससे आपका कोई राजनीतिक फायदा हो या नुकसान हो। मैंने बोला कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट सरकार थी, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, और वो जो कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि भूमि अधिग्रहण के कानून को बदला, नरेगा लेकर आए, या सूचना के अधिकार का कानून लाए, उसको भी खत्म करने की कोशिश आज की मौजूदा सरकार कर रही है। योगेंद्र जी, सवाल ये है कि अन्ना जी आप लोग के साथ हैं, तो क्या आप लोगों ने अन्ना जी से बात की है, समर्थन लेने की तैयारी है, अन्ना जी को अपने अभियान के साथ लाएंगे? अन्ना जी ने पहले दिन से कहा था कि वो राजनीतिक पहल के खिलाफ, और मैंने आपको स्पष्ट किया कि स्वराज अभियान इस देश में वैकल्पिक राजनीति खड़ा करने का एक प्रयास है। तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना जी क्यों इस तरह के प्रयास से जुड़ेंगे, लेकिन इस देश के हर ईमानदार नागरिक का स्वागत है, और अन्ना जी का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, उनका भी स्वागत है। आप लगातार बोल रहे हैं, आप लोगों ने यही बातें कही कि बिहार में विकल्पहीनता की स्थिति। आपने कांग्रेस के बारे में कहा, आपने बीजेपी के बारे में बात करें। बिहार में जिसकी सरकार है, जो सरकार चला रही है, जो सरकार को मुखिया रही है, जो सरकार चल रही है, उस सरकार के बारे में आपको क्या राय? मैंने केवल कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं की बिहार के संदर्भ में। बिहार के संदर्भ में मैंने कहा सामाजिक न्याय का दम भरने वाले वो शक्तियां जो कि पिछले 25 साल से राज कर रहे हैं। अभी मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, मैं और कहूंगा, जिसमें जाहिर है आज की सरकार शामिल है। 15 वर्ष तक एक इसका चेहरा शामिल रहा, पिछले 10 वर्ष से दूसरा चेहरा आ रहा। इन दोनों के बारे में मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन जाहिर है इन दोनों ताकतों में, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, दोनों ने सामाजिक न्याय के साथ धोखा किया है। दोनों सामाजिक न्याय का एक के आधार पे एक वैकल्पिक राजनीति खड़ा करने में असमर्थ रहे हैं। तो जाहिर है जब हम विकल्प की बात करते हैं तो इन सबका विकल्प की बात करते हैं। केजरीवाल जी के कामकाज पर आपने कुछ नहीं कहा। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है? आप 100 दिन भले ही माने, क्या ये सही ट्रैक पर है, सीधे सही रास्ते पर वो चल रही है या भटक रही है? ऐसा नहीं है कि कोई बात करने में कोई परहेज है हमें, लेकिन पिछले महीना 1.5 महीना से हमने देखा है कि मीडिया की एक विशेष दिलचस्पी होती है कि हम 3-4 लोग अरविंद भाई के बारे में कुछ ज्यादा तीखी बातें करें। वो मैं समझता हूँ, मीडिया को शाम को जब सब्जी परसनी होती है तो उसमें कुछ मसाला भी चाहिए, कुछ छौंक भी चाहिए। वो सारा मसाला हम इंतजाम करें उसकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती है। जो कहा 100 दिन में वाकई किसी सरकार का एक अंतिम मूल्यांकन नहीं हो सकता, और ये मोदी जी के जब 100 दिन हुए थे तब भी एग्जैक्टली यही हमने कहा था कि थोड़ा समय दीजिए सरकार को, समय दीजिए, एक शुभकामना भी दीजिए। बहुत उम्मीदों पे वो सरकार आई है। केवल एक चीज पे हमने टिप्पणी अब तक की,
और वो है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला मामला चल रहा है। और हमने बार बार ये कहा है कि पिछले 15-20 दिन से इस प्रश्न के ऊपर दिल्ली में जो कुछ चल रहा है वो एक सही मुद्दे को गलत तरीके से उठाने की कोशिश है, एक बिल्कुल सही मांग को बहुत ही नासमझी से उठाया जा रहा है, जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होने की गुंजाइश ज्यादा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही मांग है, लेकिन आज के कानून में, आज के संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है। तो इसे आज की स्थिति से वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत समझदारी, धीरज, संयम और कूटनीति की जरूरत है। भिड़ंत की नहीं, तालों की नहीं, ऑर्डर्स की नहीं, इस तरह की चीजों से ये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो सही मुद्दा है वो मुद्दा भटक जाएगा, उसे नुकसान होगा। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे, आप लोगों ने एक मैनिफेस्टो दिया था, जनता से वादा किया था कि मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी गरीब वासियों को मिले, 20,000 लीटर। आज दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, बिजली के लिए तरस रही है। क्या आप लोग जानते थे कि ये संभव है या संभव नहीं है? अगर संभव है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए वजह कौन है? अगर संभव नहीं था तो झूठे वादे क्यों? पहली बात, जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए थे उसके ऊपर जहां तक संभव था पार्टी में चर्चा हुई थी, और वो वायदे असंभव वायदे नहीं थे। क्या वो वादे पूरे हुए हैं? नहीं। मैंने फिर कहा 100 दिन के अंदर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं मीडिया की डेडलाइंस होती हैं, कभी कभी तो घंटों में हम चीजों का मूल्यांकन चाहते हैं, लेकिन देश की जनता 100 दिन के अंदर मूल्यांकन नहीं करती। थोड़ा समय दीजिए, गर्मी का सीजन निकले, पता तो लगे। क्योंकि ये जो है कि हर चीज का झटपट मूल्यांकन हो जाए, ये जो फास्ट फूड है, फास्ट न्यूज है और फास्ट पॉलिटिक्स है, इसने इस देश को बड़ा बर्बाद किया। आपका कोई सवाल है? अब इसको हम लोग समेटेंगे क्योंकि प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र जी का इस स्वराज संवाद में योगदान बाकी है। तो मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि कोई आखिरी 2 सवाल हो तो आप देख लें। किसको आपका सवाल हो? पहले आप भी आम आदमी पार्टी के थे और एक 100 दिन में बदल गए हैं, तो फास्ट पॉलिटिक्स भी, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। दोबारा आपने बताया ना, जो फास्ट न्यूज है, सब्जी परोसने हैं शाम को, तो ये फास्ट पॉलिटिक्स इतना जल्दी बदल गए, 1 साल में इतना सब चेंज हो गया, इसके बारे में भी तो बताना चाहिए आपको। बिल्कुल, जब मैं बोलूंगा तो मैं बिल्कुल इसी के बारे में कहूंगा, किस तरह से ये जो राजनीति में जो हड़बड़ी है, किसी तरह से, किसी भी तरह से सत्ता में आ जाओ, जो कुछ भी हो बस झटपट यहां पे पहुंच जाओ, इस सब से बहुत नुकसान हुआ है। तो फास्ट फूड से भी नुकसान हुआ है, फास्ट मीडिया न्यूज से भी नुकसान हुआ है, और फास्ट पॉलिटिक्स, मैंने खुद ही कहा था, फास्ट पॉलिटिक्स से भी इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। अब खत्म करें। आप यहाँ आ जाते तो अच्छा था, माइक पर आप आते। जी, आप मीडिया से ये क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आपने एक सर्वे करवाया है? बिहार विधानसभा में चुनाव में क्या होगा? पहले मैं वाला भविष्य बताने का काम किया करता था, आजकल छोटा ही सही लेकिन भविष्य बनाने का काम करता हूँ, और वो बहुत